हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हैं कितने हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसे हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो मुख्य रूप से दिए गए हैं वो पहला हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। या इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरी अभिक्रिया हमारी है जिसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन या विस्थापन। तीसरी अभिक्रिया हमारी होती है द्विविस्थापन, हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया होती है हमारी वियोजन। या इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और पांचवी अभिक्रिया होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के रिएक्शन दिए गए हैं, 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि योगात्मक अभिक्रिया जो होती है हमारी, इसे हम लोग योगात्मक के नाम से जानते हैं, संयोजन के नाम से जानते हैं। तो चाहे संयोजन कहा जाए या योगात्मक कहा जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले कुछ अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण चिन्ह जो होते हैं अभिक्रिया में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चिन्ह। जैसे यदि इस प्रकार से तेल का चिन्ह देखने को मिलता है आपको, या फिर आपको इस प्रकार से अभिक्रिया देखने को मिलती है, कभी कभी तीर ऊपर की दिशा में लगा होता है, कभी कभी तीर का चिन्ह क्या होता है, नीचे की दिशा में होती है। कभी कभी यौगिकों के पीछे यस, कहीं यल, कहीं जी का प्रयोग हुआ होता है। कहीं आपने देखा होगा AQ का प्रयोग हुआ है, कभी कभी डेल्टा का भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। अब इस अभिक्रिया से या इस चिन्हों से क्या मतलब है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जहां एक दिशा में तीर का चिन्ह दिखाई दे वो अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। और इसका मतलब होता है कि ये एक दिशा में होने वाली अभिक्रिया है। होने वाली क्या है, अभिक्रिया है। मतलब हमेशा अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद कभी अभिकारक के रूप में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के चिन्हों से इन अभिक्रियाओं को दर्शाया जाएगा
दूसरी चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय चिन्ह कहते हैं। इसी के नाम से उत्कर्मणीय अपक्रिया भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अपक्रिया दोनों दिशाओं में होगी, दोनों दिशाओं में होती है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों दिशाओं में होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर ए नाम का कोई पदार्थ है, उससे बी नाम का क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो ये बी नाम का उत्पाद ए नाम के अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है, मतलब पुनः ए के रूप में आ सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग उत्कर्मणीय चिन्हों से दर्शाते हैं, जिसके आधार पर हम इसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ तीर की दिशा जो है ऊपर की साइड में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग कहते हैं गैसीय उत्पाद के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, गैसीय उत्पाद के लिए। जब कोई पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त हो और गैस के रूप में, वो उत्पाद कैसा हो, गैस के रूप में हो, तो उस यौगिक के पीछे हम ऊपर की दिशा में चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ हम बात करते हैं, इसको कहते हैं अवक्षेप। जब कोई पदार्थ हमें किसके रूप में प्राप्त हो, रासायनिक अपक्रिया हो और कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, तो उस यौगिक के पीछे हम नीचे की दिशा में तीर का प्रयोग करते हैं। ये अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। अब कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था में लिया गया है, कोई पदार्थ अभिकारक जो है हमारे ठोस अवस्था में, उसके लिए यस का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए द्रव अवस्था में होगा तो यल का प्रयोग करते हैं। जी का प्रयोग तब करते हैं जब वो गैस के रूप में लिया जाए। और AQ क्या होता है, जलीय विलयन को दर्शाता है या विलयन को दर्शाता है। डेल्टा का प्रयोग हम ताप के लिए या उष्मा के लिए करते हैं, ताप के लिए या उष्मा के लिए। यदि अपक्रिया को संपन्न होने में उष्मा की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तीर के ऊपर या नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ महत्वपूर्ण क्या हो गए, चिन्ह हो गए, जिन्हें अभिक्रिया समझने से पूर्व जानने की बेहद ज्यादा आवश्यकता होती है कि ये हमें जानकारी हो, तभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समझ में आती हैं कि कहाँ क्या चीजें हो रहा है। चलिए, ये समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं हम किसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, नाम से ही क्लियर है कि अभिक्रिया का क्या भाव, क्या कहना क्या चाहता है कि योगात्मक, जोड़ दो। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए नाम का पदार्थ, ए कोई पदार्थ और बी कोई पदार्थ है। अब ए और बी पदार्थ को हम जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी नाम का एक पदार्थ मिल जा रहा है या सी नाम का एक पदार्थ मिल जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक है। ये इसका संकेत है। कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया में इस प्रकार से क्या होते हैं, फार्मूले दे दिए जाते हैं, अभिक्रिया का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं C+O2, समझने के लिए एक छोटा सा समीकरण, C+O2 sin ऑफ एरो CO2। अब ये पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको हम इन संकेतों से समझते हैं कि जिस अभिक्रिया में, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग संकेत है। तो यहाँ क्या हो गया, A+B sin ऑफ एरो AB बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। परिभाषा की अगर बात करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस परिभाषा को ध्यान दीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ कह सकते हैं, अभिकारक या ब्रैकेट में लिख देना है पदार्थ, परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं ऐसी अपक्रियाएं रासायनिक अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अपक्रियाएं संयोजन अपक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, ये इसकी परिभाषा हो गई कि हम बात करेंगे वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक हो या पदार्थ हो, परस्पर क्रिया करके या पुनर्व्यवस्थित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एकल उत्पाद का बनना। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? संयोजन या योगात्मक अपक्रियाओं के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट, इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये भी प्रयोग किया जा सकता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया की क्रिया, ये अमोनिया है, इसे आप अमोनिया लिख सकते हैं। अमोनिया की क्रिया हम लोग किसके साथ करा दें? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, NaHCl, NaH4Cl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये मिला आपको क्या है? अमोनियम, ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट, ध्यान देने की वाली बात यह है कि इसमें भी क्या हुआ? दो अभिकारक के रूप में दो पदार्थ है, अमोनिया और एक क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों के संयोग से क्या बन रहा है? तो कह रहे हैं दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, NH4Cl बनाते हैं। और NH4Cl हमारा किसके रूप में आता है? एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखना ही है कि जितनी भी संयोजन अपक्रियाएं होती हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। इसके साथ साथ एक रिएक्शन और देख सकते हैं हम लोग, आपके क्रियाकलाप में भी दिया गया है बुक में। मैग्नीशियम की रिबन पट्टी को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। जलाते हैं, क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त होता है ये भी किसके रूप में प्राप्त हुआ? एकल उत्पाद के रूप में। इसका नाम लिख सकते हैं आप मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक अपक्रियाओं के कम से कम 2 से 3 समीकरण याद होने चाहिए और उसकी प्रत्येक की अपक्रिया, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा रासायनिक अपक्रिया के नाम से पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लिया गया संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए। तो स्टूडेंट, उदाहरण इसका ध्यान रखना जरूरी है, इसे याद रखना जरूरी है। तो यहाँ बात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कह रहा है कि सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं। अब सोडियम की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वैसे क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। तो ये हो गई आपकी संयोजन अपक्रिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली अपक्रिया पर, जो हमारी दूसरी अपक्रिया दी गई है, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं हम लोग। तो प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो दूसरा रिएक्शन हमारा क्या होगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम इस पर। सबसे पहले समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हुआ क्या। स्टूडेंट इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से प्रतिस्थापित करता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है। जैसे हमारे पास A+CD नाम का पदार्थ है, अभिकारक है, जो आपस में क्रिया करेगा। अब ये A नाम का जो पदार्थ होगा अधिक क्रियाशील होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। अधिक क्या है, ये क्रियाशील है, क्रियाशील। और CD जो है उसमें C क्या है, कम क्रियाशील है। क्या है, कम क्रियाशील है या अभिक्रियाशील है कह सकते हो आप। तो अधिक क्रियाशील जो भी तत्व है, पदार्थ है, तो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करता है, उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। अब A अगर C के स्थान पर जुड़े तो हमको मिल जाएगा क्या, AD, और C प्रतिस्थापित होगा तो C बाहर आ जाएगा। तो ऐसी अपक्रिया अगर देखने को मिलती है तो उसे आप क्या कहेंगे, ये अपक्रिया कैसे होगी, प्रतिस्थापन होगी, जिसे आप क्या कह पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। स्टूडेंट ध्यान देना ये है, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो लिख सकते हैं वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर या हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट ये परिभाषा हो गई इसकी कि वह रासायनिक अपक्रियाएं या अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर स्वयं उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाएंगी। तो स्टूडेंट ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। समीकरण क्या मिलेगा इसके लिए, जैसे हमारे पास क्या है, जड़ीयन प्लस H2SO4 की क्रिया। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जड़ीयन की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो इसमें क्या होगा, जड़ीयन H2 को प्रतिस्थापित करता है, और जड़ीयन जब H2 को प्रतिस्थापित करेगा तो जड़ीयन इधर बनाता क्या है, H2SO4 के साथ, ये H2 हटा SO4 के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा जड़ीयन SO4, और ये H निकल कर
H2 गैस दे देता है, हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो इस प्रकार से अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा पदार्थ कम क्रियाशील होता है। तो स्टूडेंट आपके बुक में सक्रियता श्रेणी दी गई है, उस सक्रियता श्रेणी से हमें पता चल जाता है कि कौन से तत्व क्या होंगे अधिक क्रियाशील होते हैं, कौन से तत्व कम क्रियाशील होते हैं। चलो स्टूडेंट उस श्रेणी की बात कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर होगा, हम पहचान पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है आपको, जिससे ये याद रहे कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील तत्व और कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। तो स्टूडेंट ट्रिक हमारी है, तो इसके लिए ध्यान रखना आपको है कि हम लोग लिखेंगे क्या, ए से हो जाएगा काशी, एन ए से हो जाएगा नाथ, काशीनाथ, सी ए काशीनाथ का, उसके बाद एम जी माली, एल आलू, जड़ियन जरा, पीबी, एफ, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका, एफ, इसे फीका पकाता है, पकाता है के लिए पीबी पकाता है। तो यहाँ हो गया क्या, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन सीयू से हो जाएगा कौन, एच जी से है कौन है, आगे एजी से हो जाएगा आगे, एयू से हो जाएगा आओ, पीटी, पीटी को पीटी से लिख देंगे। इसके ऊपर भी एक तत्व मिल जाता है लिथियम, जो सबसे अधिक क्रियाशील मिलता है, लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो इतने पर काम कर रहा है। किसपे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ, पीटी। तो इसमें ध्यान रखना ये है, इसमें इतने तत्व अधिक सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इतने मध्यम क्रियाशील तत्व हैं, इतने निम्न क्रियाशील तत्व हैं, सबसे ऊपर वाले अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो स्टूडेंट इस श्रेणी से ये क्लियर हो जाता है, अगर ये श्रेणी आप याद कर लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से तत्व, किसी समीकरण में आप पहचान पाएंगे कि कौन सा तत्व क्या अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील लिथियम होता है। लिथियम अपने के नीचे पाए जाने वाले जितने प्रकार के तत्व होंगे सबको क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम अपने से नीचे जितने तत्व पाए जा रहे हैं इनको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जैसे यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ जड़ियन दिया गया है, जड़ियन देखेंगे तो आपको जड़ियन यहाँ मिल जाएगा इस स्थान पर, और यहाँ क्या दिया गया, एच दिया गया है, एच मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो सबसे ऊपर तत्व पाया जाएगा वो अधिक क्रियाशील माना जाएगा, जो नीचे मिलेगा वो कम क्रियाशील है। तो जड़ियन एच से ऊपर है इसलिए अधिक क्रियाशील है, और ये जड़ियन एच को प्रतिस्थापित कर सकता है, इसलिए क्या हुआ, जड़ियन एच को प्रतिस्थापित करता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़कर क्या बनाएगा, जड़ियन SO4 बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, और H हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसका समीकरण, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक आपको याद रखना होगा। आसान है, एक बार दो बार ट्राई करेंगे, आप लिखने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो काफी क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना ये है कि अगर हम दूसरा ले लें तो हमारे पास दिया जा रहा है सोडियम और इसकी क्रिया HCl से कराई जा रही है। HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो आप जानते हैं सोडियम यहाँ पाया जा रहा है,
और H यहाँ पाया जा रहा है, ये इसके बहुत नीचे है, इसका मतलब वह सोडियम अधिक क्रियाशील है। ये सबसे अधिक क्रियाशील मध्यम क्रियाशील, ये सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील तत्व है। तो Na आपका क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि H क्या है, मध्यम क्रियाशील है। इसलिए क्या होगा, NaH को प्रतिस्थापित करेगा, H अपने स्थान से हटेगा और Na उसके स्थान पर जुड़ेगा, तो मिलेगा आपको क्या, NaCl के साथ जुड़कर बनाएगा Cl, NaCl बन गया। और NaCl जो होगा जुड़ेगा तो आपको बचा H निकलेगा, तो H हमेशा द्वितीय परमाणु अवस्था में मुक्त होते हैं, कभी भी अपक्रिया में एकल परमाणु अवस्था में नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए हमें इसे लिखना पड़ेगा H2 हुआ तो मतलब हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा है। अब इसको ये 2 हो गए, इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करवा देंगे, आपका Cl 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, Na 2 हो जाएगा, Na के पास 2 से गुणा करेंगे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या किया, आपके रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में 2 अपक्रिया को अच्छे से डिस्कस किया। अगर किसी भी प्रकार की अपक्रिया में जो बताया गया है समस्याएं हो रही हैं कोई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाने में एनर्जी लगती है, और हमें वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से, सब्सक्राइब से। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे वो एनर्जी बनी रहे और हम आपके बीच में नए नए वीडियो, नए नए तरीके केमिस्ट्री को सिखाने के लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।